We will start with again as usual. हमारा रोज का वही सिस्टम होता है जो कल हमने कंप्लीट किया, उसका रिवीजन आज पहले करेंगे। तो लास्ट सेशन में डायमेंशनल एनालिसिस का जो तीसरा एप्लीकेशन था, इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर between to find conversion factor of a physical quantity between two different systems of units. Quickly settle down fast. तो जो थर्ड एप्लीकेशन था, third application of dimensional analysis was to find out conversion factor between two system of unit. तो हमने एज एन एग्जांपल दो अलग अलग केसेस लिए थे। एक में हमने फाइंड किया था 1 जूल मतलब कितना अर्क, एक्स अर्क, और हमने देखा था 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, एक्स डाइन। तो दोनों को केसेस हमने सॉल्व किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो कैसे सॉल्व किया था? इफ यू रिमेंबर, हमको क्या करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 1 जूल मतलब कितना अर्क फाइंड करना है। तो व्हाट वी डिड, हमने इनको लिख लिया था डायमेंशंस में। जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या है? m1 l2 t - 2। ये ऐसा सिस्टम के लिए हमने सफिक्स यूज किया था 1 1 एंड 1। सिमिलरली एक्स अर्ग, अर्ग मतलब वापस से एनर्जी, और हमने यहाँ पे यूज किया था m2, 2 मतलब सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा m2 रेज़ टू 2, l2 रेज़ टू 2, t2 रेज़ टू -2। हमें फाइंड करना था व्हाट इज x, व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर। तो x आएगा m1 रेज़ टू 1, l1 रेज़ टू 2, t1 रेज़ टू -2 अपॉन m2 रेज़ टू 2, l2 रेज़ टू 2, t2 रेज़ टू -2। फिर हमने सेम पैरामीटर्स को, मास को, टाइम को, लेंथ को एक कॉमन ब्रैकेट में लिखा। तो x इक्वल टू m1 बाय m2 रेज़ टू 2, l1 बाय l2 रेज़ टू 2, t1 बाय t2 रेज़ टू -2। 2 है ना, 1, तो यहाँ पे है 1। देन m1 क्या है? मास। कौन से सिस्टम में? SI। मास इन SI सिस्टम में किलोग्राम। तो ये आ गया आपके पास kg, और ये है ग्राम में, रेज़ टू 1। व्हाट इज L1? लेंथ, किसमें? मीटर में। ये किसमें? इसका स्क्वायर। टाइम का नहीं भी लिखोगे तो डजंट मैटर, सेकंड रेज़ टू -2 डजंट मैटर, वो 1 ही आएगा वैसे भी। किलोग्राम इज 1000 ग्राम रेज़ टू 1, मीटर इज 100 सेंटीमीटर रेज़ टू 2, और टाइम मतलब सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये ग्राम सेंटीमीटर कैंसल। 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू 4 मतलब 10 रेज़ टू 7। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर। देन हमने देखा था व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो टोटल 4 लिमिटेशंस थे डायमेंशनल एनालिसिस के। डायमेंशनल एनालिसिस हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन था, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ओनली फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वो जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था T = K इंटू रूट ऑफ L/G। ये इक्वेशन हमने डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर। याद है? 2 बार हुआ, 3 बार हुआ है। T = K इंटू L⁴A M⁴B G⁴C। फिर डायमेंशंस लिख के A B C की वैल्यू फाइंड की, फिर ये इक्वेशन आया। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम K की वैल्यू नहीं फाइंड कर सके, तो ये पहला लिमिटेशन है। तो जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमको हमेशा मिलती है एक्सपेरिमेंट से। सो द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट can only be
found out can only be found out with the help of experiment, with the help of experiment. और जो भी वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यू। यहाँ पे कितनी मिलती है वैल्यू? 2 पाई, तो द वैल्यू हियर इज 2 पाई। दूसरा लिमिटेशन था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वहां पे ये यूज नहीं कर सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू रिलेट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, cannot be used to relate, किसको relate? To relate which functions? Trigonometric, exponential and logarithmic functions, and logarithmic functions. Q? Why? Since these are, ये जो फंक्शन है ये क्या है? डायमेंशनलेस फंक्शंस। सो दीज आर डायमेंशनलेस। तीसरा लिमिटेशन क्या था? और लिमिटेशन constant must not, dimensional analysis cannot be used if the constant of proportionality is not dimensionless। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस होंगे तो फिर वहां पे आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट आता है जी, ये आता है आपके पास, ये जो कांस्टेंट है दिस इज नॉट डायमेंशनलेस, इसके डायमेंशंस है। तो जहां जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये जो कांस्टेंट है अगर वो डायमेंशनलेस नहीं है तो यू कैन नॉट यूज डायमेंशनल एनालिसिस। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड, it cannot be used if the constant of proportionality is not dimensionless। तो कांस्टेंट के अगर डायमेंशंस हुए मतलब वो डायमेंशनलेस नहीं हुआ तो आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते, राइट। देन लास्ट था डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में अगर कुछ एक्स्ट्रा टर्म है या कुछ टर्म मिसिंग है, मैंने एग्जांपल भी दिया था, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये फिजिकली भी करेक्ट इक्वेशन है। s इक्वल टू ut ये डायमेंशनली करेक्ट है, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इसमें अगर कुछ टर्म मिसिंग है या कुछ टर्म एक्स्ट्रा है, दोनों ही हो सकता है ना, यहाँ पे मिसिंग है, एब्सेंट है या एक्स्ट्रा टर्म्स प्रेजेंट है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से नहीं बता सकते कि वहां पे कोई टर्म गायब है या कुछ टर्म एक्स्ट्रा आ गया। तो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें 2 ही टर्म आने चाहिए, मैंने 4 लिख दिए, सारे के सारे डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम बता नहीं सकते कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही है। तो एक्स्ट्रा टर्म आ गए तो भी नहीं बोल सकते कि एक्स्ट्रा है, कुछ टर्म गायब है तो बता नहीं सकते कि टर्म यहाँ से मिसिंग है। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशंस। तो ये 4 उसके लिमिटेशन थे। फिर हमने स्टार्ट किया था विथ व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीशन। अब एक्यूरेसी और प्रिसीशन वापस एक बार डिटेल में देखेंगे। तो एक्यूरेसी का सिंपल सा मतलब ये है, जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज आया है। तो एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन
एग्जाम्पल ऑफ बॉल बेयरिंग, हमारे पास एक छोटा सा बॉल है, बॉल बेयरिंग है स्टील का, इसका ट्रू वैल्यू है 2.112 सेंटीमीटर। मैंने रीडिंग लिया, मैंने मेजरमेंट किया, मुझे मिला 2.111 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है 0.001 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं द रीडिंग इज एक्यूरेट अप टू 0.001 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी का मतलब हमारा मेजरमेंट, और याद रखना जहां मेजरमेंट होगा वहीं पे एक्यूरेसी की बात होती है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? 9.8। 9.8 ये क्या है? कांस्टेंट है, हमने मेजर किया क्या? नहीं, तो वो मेजर वैल्यू है ही नहीं, वो कौन सा वैल्यू है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में एक्यूरेसी की बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने पूछा था के की वैल्यू क्या, तो आपने बताया 2 पाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई? 3.14। तो 2 into 3.14 6.28। ये मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है या नहीं? यस, क्योंकि अभी तो हमने लिखा यहाँ पे, हमने अभी अभी बताया कि जो वैल्यू डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी? एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट तो मेजरमेंट करोगे ना, हाँ, तो वो मेजर्ड वैल्यू है। तो दिस इज मेजर्ड वैल्यू 6.28, करेक्ट। तो जहां जहां मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट का कंपैरिजन ट्रू वैल्यू से करोगे, कितना मेजर्ड वैल्यू पास में है, मतलब कितना डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज closeness with the true value of the quantity being measured. Precision. Precision is basically the measure of reproducibility. For example, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वापस से मैं बॉल बेयरिंग ले लेता हूँ, मैंने इसका रीडिंग लिया, मुझे पहला रीडिंग मिला, लेट अस से A1 2.111 सेंटीमीटर। मैंने सेकंड रीडिंग लिया, मुझे वापस मिला 2.111 सेंटीमीटर। मैंने तीसरा रीडिंग लिया, मुझे वापस से मिला 2.111 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट इज प्रिसाइज, राइट। तो प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कितनी बार हमारा आंसर सेम आता है। अगर हर बार हमारा आंसर सेम ही आ रहा है तो हम बोलेंगे प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, राइट। प्रिसाइज भी एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट का ऐसे तो रिपीट हुआ, राइट। अभी कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, इन सम केसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा तो अच्छे से समझ लो। सम केसेस, एग्जाम्पल, ये जो बॉल बेरिंग हम लाए, इसके पैकेट के ऊपर पहले से ही लिखा था कि इसका डायामीटर कितना है? 2.111। हमने मेजरमेंट किया पहला, कितना मिला? 2.111। तो मेजरमेंट एक्यूरेट है कि नहीं? यस, करेक्ट। तो एक्यूरेसी के लिए एक सिंगल मेजरमेंट इज सफिशिएंट। फिर हमने वापस किया, फिर वही मिला, फिर वापस किया, फिर वही मिला। तो इस केस में जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, राइट। तो प्रिसीजन के लिए बार बार मेजरमेंट करना पड़ेगा, तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो प्रिसीजन अगर बताना है तो बार बार आपको करना पड़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेम आया तो बोलोगे प्रिसाइज। एक्यूरेसी के लिए सिंगल काफी है, इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि मेजरमेंट एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, हो सकता है मेजरमेंट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल, ये सारे आपको एग्जांपल से ही समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका रियल वैल्यू था 2.111 और मैंने मेजर किया तो 2.111 आया, तो मेजरमेंट प्रिसाइज एक्यूरेट है कि नहीं? यस, ट्रू वैल्यू इज मैचिंग विथ मेजर्ड वैल्यू, तो एक्यूरेट तो हो गया। अब जब प्रिसीजन की बात करोगे तो मैंने पहला मेजरमेंट लिया 2.111 मिला, दूसरा लिया 2.112 मिला, तीसरा मेजर किया 2.113 मिला, चौथा मेजरमेंट किया 2.114 मिला। प्रिसीजन है क्या? नहीं। एक्यूरेसी है यस, क्योंकि पहला ही एक्यूरेट मिल गया, राइट। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज, राइट। तो ये समझ लेना, एक्यूरेसी हो सकता है, प्रिसीजन नहीं है, उल्टा भी हो सकता है।
इट कैन बी प्रिसाइज, मे नॉट बी एक्यूरेट। कैसे? इसका रियल वैल्यू क्या है? 2.111। अब मैं रीडिंग लेता हूं, मुझे मिल गया 2.112, अगला रीडिंग भी मिल गया 2.112, अगला भी मिल गया 2.112, उसका अगला भी मिल गया 2.112। तो प्रिसाइज है क्या? यस। एक्यूरेट है? नो। तो हो सकता है मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट, राइट? देन अब एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या, उस पर हम अभी आने वाले हैं कुछ मिनट्स में। तो ये एरर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिस्टमैटिक एरर क्या, एंड प्रिसीजन में बी इफेक्टेड बाय रैंडम एरर। इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर से। तो आई विल कम टू दिस, व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, व्हाट इज रैंडम एरर। उससे पहले डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज एरर। ओके, देन accurate values have to be precise in most cases। accurate अगर वैल्यू आया, मैंने अभी भी बताया आपको, पहला रीडिंग 2.111, दूसरा रीडिंग 2.111, तीसरा रीडिंग 2.111, तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वैल्यू आपकी एक्यूरेट आ रही है तो वैल्यू वो प्रिसाइज भी आएगी। वैल्यू इफ इट इज एक्यूरेट, वापस समझ लो, थोड़ा सा जंबलिंग यहाँ पे रहता है, नॉर्मली होता है, टॉपिक ही वैसा है, कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? 2.111, करेक्ट। मैंने मेजरमेंट लिया 2.111, दूसरा लिया 2.111, तीसरा लिया 2.111। तो एक्यूरेट मेजरमेंट नॉर्मली क्या होता है? प्रिसाइज होता है। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट होगा ही नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने रीडिंग लिया होता तो मे भी मुझे सारे वैल्यू मिल गए होते 2.11। तो प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी है क्या? नहीं। तो वही लिखा है यहाँ पे, प्रिसाइज वैल्यूज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, राइट? तो बेसिक डिफरेंस समझ लेना, इतना डिटेल नहीं है आपको बुक में, सिर्फ एक एक लाइन में लिखा है, बट इट इज गुड फॉर यू टू नो। क्यों? क्योंकि आगे समझ में आएगा व्हाई। तो अभी आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरर्स इन मेजरमेंट। अगर आप इस टाइटल को अच्छे से पढ़ रहे हो, एरर्स इन मेजरमेंट, जेडब्ल्यू नीट जैसे एग्जाम में +4 और -1 का छोटा सा डिफरेंस। एरर कब आएगा? जब मेजरमेंट करोगे। तो जानबूझ के आपको बोलते हैं, मैं वही एग्जांपल लेता हूं, t इक्वल टू लेट अस से सम फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ l बाय g, राइट? तो आपको बोलेंगे फाइंड आउट व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज, कुछ तो पहले ले लेंगे। तो आपको लेंथ में तो एरर बता दिया, लेकिन g की वैल्यू सिर्फ लिख दी, g इक्वल टू 9.8, राइट? टेक द वैल्यू ऑफ g एज 9.8। तो टेक मतलब मान लो मतलब कांस्टेंट। तो ये वैल्यू में एरर आएगा क्या? मेजर्ड वैल्यू में एरर आता है, ये मेजरमेंट किया क्या आपने? नहीं। अब इसी को मैंने बोल दिया assume the measured value of g is 9.8। अब एरर लोगे क्या इसका? यस, क्योंकि ये क्या था? मेजर्ड वैल्यू था। तो जानबूझ के ऐसा एक वर्ड घुमा देते हैं सो दैट यू गेट कंफ्यूज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले एरर क्या है उससे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एरर, व्हाट डू यू मीन बाय एरर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर। व्हाट इज एरर? सिंपल, वेरी सिंपल। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं बार बार ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेता हूँ क्योंकि तुम रियल लाइफ में भी कर सकते हो, यू कैन टेक दिस इन रियल लाइफ। आई जस्ट टोल्ड यू एक्यूरेसी और एरर एक ही चीज होता है। एक्यूरेसी और एरर दे आर द सेम थिंग, जितना एक्यूरेसी उतना ही एरर। फॉर एग्जांपल अगेन टेकिंग द सेम केस, इसका डायमीटर था सम वैल्यू, अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, सम वैल्यू 5.23 सेंटीमीटर एग्जांपल, राइट?
हम बॉल खरीद के लाए, उस पर लिखा था इसका साइज है 5.23 सेंटीमीटर, साइज मतलब डायमीटर। मेरे पास एक स्केल था, मैंने मेजर कर लिया, ओके, मुझे मिल गया 5.24 सेंटीमीटर। तो कितना डिफरेंस? 0.01। इसको बोलते हैं एरर। तो डिफरेंस कैसे करोगे? एरर इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन measured value and true value, correct? So error is defined as the difference between measured value and the true value of a physical quantity. तो एक्यूरेसी और एरर में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इज द सेम आइडिया, जितना आपका एक्यूरेसी आएगा उतना ही उसमें एरर भी होगा, राइट? तो आगे समझेगा धीरे धीरे। तो व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, तो ट्रू वैल्यू को दे आल्सो कॉल एज एग्जैक्ट वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ऑब्जर्व मतलब हमने ऑब्जर्व किया तो मेजरमेंट लिया, एग्जैक्ट मतलब ट्रू वैल्यू, राइट? यहाँ तक क्लियर? अब नॉर्मली एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एरर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो। एक होता है सिस्टमैटिक, मैंने अभी बताया था कि हम थोड़े मिनट के बाद देखेंगे सिस्टमैटिक, एंड अदर इज रैंडम। तो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, ओके। अब सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक मतलब ये नहीं कि मैं बोलता हूँ सिस्टमैटिकली ऊपर आओ, हम लोग नॉर्मली सिस्टमैटिक ये वर्ड बहुत गलत जगह पे यूज करते हैं। सिस्टमैटिक मतलब डिसिप्लिन नहीं होता है उसका मतलब। हम नॉर्मली बहुत सारे वर्ड्स गलत यूज कर देते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप होते हैं, किस पे स्केल लगा होता है लेंथ मेजर करने के लिए, किसमें टेम्परेचर की मार्किंग होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, किसी पे करंट की मार्किंग होती है करंट मेजर करने के लिए। तो बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टमैटिक एरर is a error which is related to, which is inherent to, related to system। अब सिस्टम में फॉल्ट हुआ तो याद रखना दो टाइप के एरर है। मैं रैंडम पे वापस आऊंगा, पहले सिस्टमैटिक समझ लेते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या? विच इज रिलेटेड टू सिस्टम, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे मेजर करना है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, टाइम मेजर करते हो घड़ी से, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो योर वॉच इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टाइम। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। फिर होता है मैनोमीटर, और एक आता है बैरोमीटर, दैट यूज्ड टू मेजर प्रेशर, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है एमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। फिर आता है वोल्ट मीटर विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे, अलग अलग चीज आप मेजर करते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो अब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर इंस्ट्रूमेंट का एरर है उसको बोलोगे सिस्टमैटिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इसमें तीन टाइप है, और इसमें सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट खुद ही फॉल्टी है। यू मे हैव अ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे करंट मेजर करना है, मेरे पास एक सर्किट है। यू नो व्हाट इज अ सर्किट? यस, नो? सर्किट पता? सर्किट रेजिस्टेंस पता है? यस। तो वी हैव सम सर्किट जिसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ और होगा, कुछ तो होगा, समथिंग इज देयर। वायर है, समझ लो प्लेन वायर है, मुझे करंट मेजर करना है। मैं यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करूंगा करंट मेजर करने के लिए। इमेजिन ये एमीटर मैंने अभी तक कनेक्ट किया ही नहीं, मैंने कनेक्ट किया नहीं। करंट कौन से सर्किट में है? यहाँ पे। ये क्या मेजर करेगा? करंट। कब करेगा? जब मैं इसको उठा के यहाँ लगाऊंगा। मैंने करंट मेजर नहीं किया,
और इसमें होती है मार्किंग। यहाँ होता है 0 लाइन, फिर होता है 1 एम्पियर, फिर होता है 2 एम्पियर, फिर होता है 3 एम्पियर, ऐसा एक मार्किंग होता है। इसके अंदर होता है पॉइंटर। पॉइंटर हमको बताता है कि रीडिंग कितना। अगर आपको 0 दिख रहा है तो 0, 1 दिख रहा है तो 1, बीच में है तो 1.5, 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इमेजिन मैंने ये एमीटर को यहाँ पे लगाया ही नहीं, फिर भी दिखा रहा है 1 एम्पियर। राइट, किसकी गलती? इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एरर की बात कर ही रहे हैं तो और थोड़ा आगे जाते हैं। ऐसा भी हो सकता था प्लस की जगह पे माइनस दिखा रहा है, पीछे है, 0 से नीचे मतलब माइनस। राइट, तो ये जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। करेक्ट, राइट। दूसरा टाइप, तो याद रखना ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। राइट, दूसरा टाइप, किसी का दूसरा टाइप, इसको बोलते हैं ड्यू टू imperfection of measurement of experiment, due to imperfection of experimental technique। हम डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा रफ आइडिया पहले देख लेते हैं। राइट, अब नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हमारे घर में बहुत सारे मशीन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लिखा होता है पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो। अभी सिंपल सा मेरे पास लाइव एग्जांपल, ये सिंपल सा फैन है। हाँ, इस पे इसको असेंबल करना था, मतलब ये बॉक्स में था, इसके सारे पार्ट्स अलग थे, मुझे ज्वाइन करने थे। यूजर मैनुअल था, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने अपना दिमाग लगाया, ज्वाइन कर दिया। होना क्या चाहिए था, ये फैन एक्चुअली रोटेट होना चाहिए था, पर होता नहीं है। राइट, गलती मेरी है, लेकिन फॉल्ट किसमें आ गया, इंस्ट्रूमेंट में। तो ये एरर क्यों आया, इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। राइट, जो सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो नहीं हुई तो मेजरमेंट में क्या आया, एरर। तो ये सेकंड टाइप है किसका, सिस्टमैटिक का, क्योंकि ये सिस्टम से आ रहा है। गलती भले मेरी है, लेकिन अब सिस्टम ऐसा बन गया, आप क्या करेंगे, बन गया बन गया। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एमीटर का दिया, अब एमीटर किसी कंपनी ने बनाया होगा, करेक्ट, तो एम्प्लॉय को बोल के रखा होगा कि इसका 0 रीडिंग, 0 मार्किंग अच्छे से करना। राइट, अच्छे से करके देना, नहीं किया उसने, इसमें डिफेक्ट रह गया। इसको भी आप बोल सकते हो ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तीसरा, तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब हमारा खुद का एरर, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर, लेकिन आता ये सिस्टम से ही है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर which is also called as personal error। जब मैं कॉलेज में था, मतलब एज अ टीचर, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अभी पढ़ा रहा हूँ तो देख रहा था कि कौन दो फ्रेंड्स है, उनको कभी भी एक्सपेरिमेंट साथ में नहीं करने दूंगा। क्योंकि क्या होता है, उनको मैंने बोला ये हमको एक्सपेरिमेंट करना है, एक हमारे पास लिक्विड है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हर 10 सेकंड के बाद चेक करो टेम्परेचर कितना, मेजर टेम्परेचर आफ्टर 10 सेकेंड्स। राइट, पहली बार तो 10 सेकंड के बाद रीडिंग आ गई, दूसरी बार 11 सेकंड, तीसरी बार 40 सेकंड, क्योंकि बड़बड़ चालू हो गया होगा। तो ये एरर कहाँ से आया, ह्यूमन पर्सनल एरर। लेकिन लेकिन फिर भी रिलेटेड किससे है, सिस्टम से, क्योंकि मेजरमेंट तो मैं मेजरमेंट लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, सम सिस्टम यूज करूंगा, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो पुट अंडर द टॉपिक सिस्टमैटिक एरर का तीसरा टाइप। तो पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर जो है, ये एरर आता है बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, राइट, बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। राइट, तो इसको हम, ये 3 एरर है, एक इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है,
तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम से रिलेटेड एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा एरर है ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सिस्टम फॉल्टी नहीं था, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी नहीं था, लेकिन जिस सीक्वेंस में हमको करना चाहिए था हमने नहीं किया, हमने नहीं किया या ऑटोमेटिकली मशीन ने नहीं किया, दोनों एक ही चीज। तो यहाँ पे जो एरर आया इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो सीक्वेंस फॉलो करना है वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। तीसरा है ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का कॉज हम खुद है, बिकॉज ऑफ आर केयरलेसनेस। हम एग्जाम्पल में भी लिखेंगे ये। फॉर एग्जाम्पल, we were supposed to measure temperature of a body after every 10 seconds, but due to carelessness we measure the temperature once after 10 seconds and then after 15 seconds and then after 20 seconds. तो वो एरर आया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, तो वो है ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। अब जो दूसरा टाइप है वो है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? व्हाट इज रैंडम? random random is random, not stable। थोड़ा और क्लोज और एक्यूरेट चाहिए आंसर। व्हाट इज रैंडम? व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम? रैंडमली ऑकरिंग। रैंडम मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो गया। एग्जाम्पल, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, हमको वो एक्सपेरिमेंट करना था समर में, जब गर्मी हो, राइट, जब मॉइस्चर कम हो, और मैंने डिसाइड किया कि आई विल टेक द डे ऑफ 1 अप्रैल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। 1 मई लेटर से, बारिश जून में होता है, 1 मई का डेट फिक्स कर लिया, बट इस दिन एक्सपेरिमेंट करना है। ऑल ऑफ अ सडन उस दिन बारिश हो गया, राइट। तो ये रैंडम है, ये जिस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था वो कंडीशन चेंज हो गई, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते कंट्रोल। तो सच एरर विच occur due to change in experimental conditions, that is called as random error, right। तो ये रैंडम एरर भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एरर है। और एक एग्जांपल है, मैं मुझे ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी का पता है तो मैं एस्ट्रोनॉमी ही बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, हम आपको पता होगा, शायद नहीं भी होगा तो बता देता हूँ। आप यहाँ से बैठ के किसी भी स्टार का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो फ्रॉम अर्थ। तो टेम्परेचर मेजर करना है तो आप टेलीस्कोप से कुछ डेटा लोगे। अगर डेटा लेना है तो स्काई क्लियर होना चाहिए, और स्काई नॉर्मली क्लियर होता है विंटर में, इसलिए बेस्ट टाइम टू टेक ऑब्जर्वेशन इज नवंबर और दिसंबर। और हमारे यहाँ तो दिसंबर में हेल स्टॉर्म, पता है ना, बर्फबारी हो जाती है यहाँ पे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं हमारे यहाँ। हाँ, बहुत बार हुआ है, दिसंबर दिसंबर दिसंबर, राइट। तो जब मुझे स्टार को ऑब्जर्व करना था उस दिन आ गए बादल, राइट। तो ये रैंडम एरर है, वी कैन नॉट कंट्रोल, तो सच एरर्स आर रैंडम एरर, राइट। तो कौन से दो टाइप के एरर? सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक में कौन से 3 टाइप के एरर? इंस्ट्रूमेंटल, imperfection of experimental method and human error और personal error। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो विल सी मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। इसको हम कम कर सकते हैं कैसे? अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, राइट। हो सकता है एक मशीन है उसमें 10 अलग अलग मीटर है, उसमें से एक खराब है, तो एक की वजह से सारा रीडिंग खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे उस जगह पे दूसरा डाल देंगे, राइट। तो वी कैन रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट, या फिर जैसे मैंने बताया, हमारे पास अगर एक एमीटर है, एमीटर में जब तक मैं एमीटर को सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तब तक मुझे इसमें कितना करंट दिखाना चाहिए? कितना? 0 दिखा रहा था क्या? नहीं, ये या तो पॉजिटिव दिखा रहा था या फिर नेगेटिव, तो इट वाज नॉट शोइंग मी करेक्ट रीडिंग। तो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, जैसे हम घड़ी के कांटे को घुमाते हैं इसके कांटे को घुमाया और सेट कर दिया।
इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन, राइट। तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज, नंबर वन, by replacing the instrument or by replacing the faulty part of the instrument. Number two, by proper calibration, जहां जीरो होना चाहिए था वहीं पे जीरो आपने सेट किया, राइट। नंबर थ्री, तो आपके कंट्रोल में था ना नंबर थ्री, by careful measurement, by carefully conducting the experiment, और ये था जहां पे हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो नहीं किया, तो कैसे मिनिमाइज करोगे? तो सिस्टमैटिक एरर कैन आल्सो बी मिनिमाइज्ड बाय by following all the steps of an experiment sequentially. सिंपल केसेस है, फैन का तो रियल लाइफ का केस हो गया। अगर मैं मैनुअल पढ़ता तो मुझे समझ में आता पहले कौन सा नट लगाना है, बाद में क्या करना है, राइट। ऐसा करना मत, कभी खुल गया गलती से तो गुड। देन हम सिस्टमैटिक एरर को तो मिनिमाइज कर सकते हैं, रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे? हम ऐसा बोल नहीं सकते ना बारिश को आज मत आ, तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? वेदर चेंज हो गया अगर तो क्या करेंगे? फिर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे और हर बार रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे, क्योंकि एवरेज इज द नियरेस्ट, मतलब एवरेज वैल्यू जो होती है वो हमारे रियल वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज होता है। तो व्हेन यू हैव रैंडम एरर एंड इफ यू वांट टू मिनिमाइज, कम करना है, रैंडम एरर आ तो गया, उसको निकालना है, कंप्लीटली तो नहीं निकाल सकते, तो कम कर लो। तो मिनिमाइज कैसे करते हो? बाय कंडक्टिंग, बाय टेकिंग द सेम मेजरमेंट अगेन एंड अगेन एंड बाय टेकिंग मीन वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग? एवरेज ले लेंगे। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हो? बाय रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट एंड देन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स। ये वर्ड याद रखना, मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ये अगला टॉपिक उधर ही आ रहा है हम लोग, दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स हियर, क्योंकि अभी तो मैथ्स लाया नहीं, अभी लाएंगे मैथ्स। तो जस्ट फॉर अ वेरी वेरी क्विक रिकैप, अभी ये थ्योरी है और एज अ रूल, ज्यादा थ्योरी जहां हो, नोट्स आपके पास है, मैं थ्योरी आपके दिमाग में फिट करूंगा, घर पे जाके आप रिवाइज करोगे। वी विल नॉट पुट मच टाइम इन राइटिंग डाउन थ्योरी। इनिशियल 3-4 लेक्चर अलग बात थी, अभी नहीं होगा। अब सबसे पहले आई वुड वांट टू नो व्हाट इज एरर, हाउ डू यू डिफाइन एरर, व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू और रियल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। देन एरर आर प्राइमरीली ऑफ टू टाइप्स, सिस्टमैटिक, रैंडम। रैंडम एरर हम बाद में बात करते हैं, पहले सिस्टमैटिक पे फोकस करते हैं। सिस्टमैटिक एरर इज इनहेरेंट बोलते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट? ये वर्ड सुना है इनहेरेंट, उसमें लिखा है द एरर्स व्हिच आर इनहेरेंट टू सिस्टम। इनहेरेंट मतलब रिलेटेड टू। तो सिस्टमैटिक एरर is that error or systematic errors are those error which are inherent. Inherent मतलब ये related to system है, which are inherent to system or imperfection of the experimental technique। या तो सिस्टम का फॉल्ट या तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को परफेक्शन से नहीं परफॉर्म किया हमने, दैट इज सिस्टमैटिक एरर, राइट। तो सिस्टमैटिक एरर में 3 टाइप थे। इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस एरर अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। या तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है या तो डिफेक्टिव सेटिंग। सेटिंग को एक वर्ड है कैलिब्रेशन, राइट। तो वो वर्ड होगा कहीं तो कैलिब्रेशन।
हमको जहाँ पे जीरो लिखना चाहिए था हमने नहीं लिखा, तो जीरो हमने मतलब जिसने भी बनाया होगा उसने वो जीरो को जीरो नहीं सेट किया। और ये सिर्फ टेम्परेचर, ये सिर्फ करंट में नहीं आता है, ये टेम्परेचर में भी आता है। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी आपको पता होगा, आप 0 डिग्री सेल्सियस किसको बोलते हो? द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स टू आइस, फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हो जीरो। द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट्स टू वेपर, इसको बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हो 100 डिग्री, राइट? ओके, तो थर्मोमीटर में हम 0 से 100 के बीच में 100 मार्किंग कर देते हैं। ईच मार्किंग इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर किसी थर्मोमीटर में ये जीरो ही सही नहीं है, ये जीरो शिफ्टेड है, 3 डिग्री को जीरो बता रहा है, राइट? तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है। तो जैसे करंट में था, जब एमीटर सर्किट में कनेक्टेड नहीं था तो जीरो मिलना चाहिए, 1 मिल रहा है, राइट? तो दैट इज फॉल्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है वो। अब यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम मार्किंग को इरेज नहीं कर सकते। कर सकते क्या इरेज? नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट ही बदलना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, नहीं कर सकते। लेकिन अगर एमीटर जैसा कुछ होता, एमीटर में जो इसका पॉइंटर था, इसका पॉइंटर मैं शिफ्ट करके जीरो पे ला सकता हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉपर कैलिब्रेशन करना, राइट? तो ये जो पहला एरर था सिस्टमैटिक एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by replacing the faulty instrument or by proper calibration of an instrument, right? फिर दूसरा क्या था? imperfection in experimental technique, इसको कैसे मिनिमाइज करोगे? by following instructions properly and carrying out experiment properly, मिनिमाइज हो गया। तीसरा क्या था? ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर, ये हमारा फॉल्ट है हम, लेकिन फिर भी हमारी गलती इंस्ट्रूमेंट को दे देते हैं, क्योंकि हमने मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, इसलिए ये सिस्टमैटिक के अंदर आया। सिस्टमैटिक एरर का तीसरा टाइप है ह्यूमन एरर। इट इज प्योरली ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, राइट? तो इसको अगर मिनिमाइज करना है तो नो ऑप्शन, यू हैव टू पे अटेंशन, नहीं तो फिर ऑब्जर्वर चेंज करना पड़ेगा, दैट इज ओनली ऑप्शन आउट। उसके बाद रैंडम एरर। Random error is because of random changes in experimental conditions. Atmospheric change भी एक random change है। दूसरा, अब रियल लाइफ में इतने सारे एग्जाम्पल है, अब मैं पढ़ रहा था पीछे शायद दरवाजा बैंग हो गया, राइट? अब सपोज ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है साउंड से रिलेटेड, मेरे पास एक साउंड का सोर्स है, मुझे उसका इंटेंसिटी मेजर करना है, उसी साउंड सोर्स का मेजर करना है। तो आइडियली होना क्या चाहिए? बाहर का नॉइज नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने जोर से हॉर्न बजा दिया, तो वो हॉर्न का मेजरमेंट भी यहाँ पे, वो रैंडम था, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, आई कैन नॉट गो इन कंट्रोल। फिर मैं क्या करूँगा? अरे वो बिगड़ गया है, चलो वापस लेंगे। फिर वापस जब मैं कर रहा था तब उसी ने दूर जाके हॉर्न बजाया, है ना? जाते जाते हॉर्न बजाने की आदत होती है। अभी भी एरर आया, लेकिन कम हो गया क्योंकि अब वो दूर था। तीसरी बार जब लिया तब देयर वाज नो डिस्टरबेंस, चौथी बार लिया नो डिस्टरबेंस, पांचवी बार लिया तो दरवाजा हवा की वजह से बैंग हो गया, फिर एरर आ गया। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स रीडिंग लोगे, फिर एवरेज कर दोगे, बोलोगे ठीक है एवरेज इज द बेस्ट वैल्यू, राइट? तो रैंडम एरर्स को बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल, तो रैंडम एरर को मिनिमाइज तो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एक्सपेरिमेंटल सराउंडिंग, आप एटमॉस्फेयर चेंज नहीं कर सकते, आप बारिश को बोल नहीं सकते कल आओ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम मल्टीपल रीडिंग लेके उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? गुड। अब एरर मेजरमेंट होगा कैसे? अब अगला टॉपिक का जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन, हाउ डू यू एस्टिमेट एरर्स? अब लेट अस स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एग्जांपल। यहाँ से आगे बहुत काम की चीज है ये आपका 2 साल का बेसिक है। अब
ये आया तो बहुत सारे क्वेश्चन 20% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, सिंपल एग्जांपल, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसका ट्रू वैल्यू मतलब रियल वैल्यू मुझे पता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ 3.54 541। फिर हमने मेजर किया, ये ट्रू वैल्यू है, पता है। कैसे पता है? हम लाए तो उसके ऊपर लिखा था कि इसका डायामीटर है 3.541 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास एक स्केल था, मैंने बोला मेजर करके देखते हैं, चलो मेजर कर लिया, तो कितना आया 3.540, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 0.001, ये कितना है? एरर है, राइट, करेक्ट। अब इमेजिन ये ऑब्जेक्ट मैं खरीद के लाया ही नहीं, तो मेरे पास पैकेट है ही नहीं, मैं चोरी भी नहीं करके आया, बाय द वे। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ ढूंढना था, मैंने कबर्ड खोला, एक अच्छा सा बॉल मिल गया, तो आई थॉट चलो ये मिल गया तो इसके साथ ही खेल लेते हैं। देन आई थॉट चलो ठीक है, व्हाट इज द डायामीटर, ऐसा रैंडम क्वेश्चन आया दिमाग में कि व्हाट इज द डायामीटर ऑफ दिस। तो मैंने एक स्केल निकाला और मैंने मेजरमेंट ले लिया, और पहला मेजरमेंट जो मैंने लिया, रिमेंबर इस केस में हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, वी डोंट नो कि क्या वैल्यू ट्रू वैल्यू है, नहीं पता हमको। हमने पहला मेजरमेंट लिया, ये आ गया 3.541, राइट। तो फ्रेंड भी साथ में था, तो बोला कि अरे तेरा स्केल खराब है, मेरा स्केल यूज कर। फिर आ गया 3.542 एग्जाम्पल। फिर तीसरा दोस्त आया, तुम सब लोकल हो, मेरा इंपोर्टेड है 3.543, राइट। ट्रू वैल्यू पता नहीं, और तीन मेजरमेंट तीनों अलग अलग, तो हाउ डू आई नो व्हाट इज एरर। एरर कब पता होता है, कैसे फाइंड करते हो? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू तो पता ही नहीं है, राइट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वी डोंट नो व्हाट इज ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, फिर क्या करेंगे? ना तेरा ना मेरा एवरेज, तो इसका एवरेज जब लोगे, मीन वैल्यू, इसको मैं बोल दूंगा पहला रीडिंग A1, इसको बोल दूंगा दूसरा रीडिंग A2, इसको बोल दूंगा तीसरा रीडिंग A3। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय 3, राइट। तो जो भी एवरेज वैल्यू आएगी, मीन वैल्यू आएगी, इसको मान लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, मान लेते हैं, होता नहीं है, वी अज्यूम। क्योंकि एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल? जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये आपके पास आ गया मीन वैल्यू। हमको क्या करना था? एरर एस्टिमेट करना था, मतलब एरर कैलकुलेट करना था। हमारे पास एरर कैलकुलेट करने के लिए एक मेजरमेंट चाहिए और एक रियल वैल्यू चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू था नहीं, तो हमने क्या किया, तीन मेजरमेंट कर लिए, डिवाइड बाय 3 कर लिया, तो हमको मीन मिल गया, इसको बोल दिया ट्रू वैल्यू। एरर कैसे डिफाइन करते हैं? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड, अब ट्रू तो आपने इसको माना है मीन को, लेकिन मेजरमेंट तो तीन है, तो आप पहले पहले रीडिंग को माइनस कर दो, ये आ गया एरर इन फर्स्ट रीडिंग। फिर हमने सेकेंड रीडिंग को माइनस कर दिया, ये आ गया एरर इन सेकेंड रीडिंग। फिर हमने थर्ड रीडिंग को माइनस कर दिया, ये आ गया एरर इन थर्ड रीडिंग। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स? पहले तो ऐड कर लो, 6, 13, 15 and 1 16, 10.636, correct? 6, 12, 12, तो ये क्या आएगा 2 और ये 1, करेक्ट है? यस, करेक्ट। 10.626 डिवाइड बाय 3 कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है?
3.542। हाँ गुड गुड, दैट इज वाई ऐसा लिखा मैंने। मैं चाहता तो यहाँ पे 0 डाल देता, फिर 3.54 तो नहीं आएगा। तो यू मस्ट नो 1 + 2 + 3 by 3, what does mean? 2. 2 + 3 + 4 by 3, what does mean? 3. 3 + 4 + 5, what does mean? 4. Have you heard of mean, median, mode? What is mode? What is median? मीन तो ये है 3 रीडिंग का एडिशन डिवाइड बाय 3 इज मीन। व्हाट इज मीडियन एंड मोड? मीडियन किसको बोलते हो? मिड वैल्यू। यहाँ पे मिड वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 4। मोड किसको बोलते हो? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ऐसा होता है, नहीं होता, 1 1 1 2 3 4 4 इन सबका एवरेज निकालना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी उसको बोलते हैं मोड। सबसे ज्यादा कौन आया? 1, तो हो गया मोड। मोड को फिलहाल छोड़ दो, लेट अस टॉक अबाउट मीन एंड मीडियन, इसकी बात बाद में करेंगे। कभी भी याद रखना, अगर आप 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर, वैसे तो एक्चुअली 4 का नहीं हो सकता, बट 3 5 7 9 और नंबर का अगर आप मीन निकाल रहे हो और हर एक रीडिंग में सेम डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का, 2 और 3 में 1 का, तो जो भी मोड होता है, सॉरी जो भी मीडियन होता है वही होता है मीन। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन if you are taking average of odd number of readings, last bench, ओके। तो जो भी बीच का रीडिंग है, मीडियन है, वही होता है मीन। कंडीशन, जितने भी नंबर है सब में डिफरेंस कितना है? सेम, करेक्ट। यहाँ क्या था? डिफरेंस इज 0.001, डिफरेंस इज 0.001, तो इसका जो एवरेज आएगा वो मिडिल वैल्यू होगा, दैट इज 3.542, करेक्ट। गुड, तो ये एक नया चीज सीख लो। अब अभी आपको पता लग गया एवरेज कितना है, मीन वैल्यू कितना है? 3.542। एरर डिफाइन करते वक्त आपने बोला मीन वैल्यू और हर एक रीडिंग का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मीन वैल्यू क्या माना है? ट्रू वैल्यू। आप यू आर अज्यूमिंग मीन वैल्यू एज ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो पहला वैल्यू माइनस कर दो, तो ए मीन माइनस A1 क्या मिलेगा? 0.001। तो ए मीन माइनस A1 will be 0.001. What will be A mean minus A2? 0, दोनों सेम है। What will be A mean minus A3? माइनस 0.001। ये प्रॉब्लम है, कुछ एरर पॉजिटिव आ रहा है, कुछ एरर नेगेटिव आ रहा है, तो इसके लिए हम इसका मॉड वैल्यू लेते हैं। मॉड मतलब पता है? एब्सोल्यूट, मतलब सिर्फ पॉजिटिव। तो नेगेटिव आया तो भी क्या लेंगे? यहाँ तक क्लियर? एरर डिफाइन कैसे किया था? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू पता नहीं तो हम बोलते हैं द मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट इज टेकन टू बी ट्रू वैल्यू, बिकॉज मीन वैल्यू इज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। फिर हमने बोला एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट। तो पहली मेजरमेंट में A1 में एरर कितना था? AM माइनस A1। दूसरे में क्या था? AM माइनस A2। तीसरे में क्या था? AM माइनस A3। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि AM माइनस A1 आ गया 0.001, AM माइनस A2 आ गया 0 और AM माइनस A3 आ गया माइनस 0.001। अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? मॉड ले लेते हैं। मॉड लिया मतलब क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट। मतलब नेगेटिव आया तो भी क्या लोगे? पॉजिटिव। अब एरर को क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर। अब उसी एरर को क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि क्या वैल्यू लिया आपने? एब्सोल्यूट।
करेक्ट। तो ये जो एरर का नया नाम बन जाएगा, इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट एरर। वी विल रिपीट दिस अगेन, बट फिलहाल समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या लिखते रहेंगे, क्या एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, तो सिंबल लगता है, सिंबल शॉर्टकट। फिजिक्स में, मैथ्स में छोटे वैल्यूज के लिए, छोटा था क्या वैल्यू, स्मॉल है ना, स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, और 0.001 इज वेरी स्मॉल। तो स्मॉल वैल्यूज को डिनोट करते हैं ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा, राइट। डेल्टा ए, ए मतलब मेजरमेंट, एरर, एरर छोटा है, डिनोट किससे किया, डेल्टा। एरर इन ए, कौन सा है, 1 2 3 कौन सा है, A1, तो बोलेंगे एरर इन A1। लेकिन ये कौन सा एरर था, एब्सोल्यूट था, तो दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन A1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3। यहाँ तक क्लियर, गुड। आगे थोड़ा सा और जम्बलिंग होगा, इसलिए वापस पीछे आओ, और पीछे आके ब्लैंक पेज पे रह के बिना कुछ देखे उसको रिकॉल करो। एरर के लिए कम से कम एक मेजरमेंट चाहिए और एक ट्रू वैल्यू चाहिए, राइट। इन दोनों का डिफरेंस होगा एरर। हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं था, फिर हमने क्या किया, हमने एक मेजरमेंट लिया। अब इसको मैं ट्रू नहीं मान सकता, क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि हमने अभी अभी देखा इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है, हो सकता है गलत कैलिब्रेशन हो सकता है, जहां पे जीरो होना चाहिए था वहां नहीं है, ये मैंने गलत मेजरमेंट किया। आपको पता है स्केल मेजरमेंट करते वक्त आपको नॉर्मली परपेंडिकुलर देखना चाहिए। स्केल जब रखते हो तो आपको एग्जैक्टली उसके ऊपर से देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, साइड से देखते हैं, फिर यहाँ से देखा, राइट। तो वो क्या आएगा, एरर। तो ये जो मेजरमेंट हमने किया इसको मैं ट्रू नहीं बोल सकता, क्योंकि मल्टीपल रीजंस है। कैलिब्रेशन गलत है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। कैलिब्रेशन गलत होना एक चीज, जीरो जहां होना चाहिए था नहीं है, फॉल्टी होना दूसरा चीज। फॉल्टी मतलब क्या, फॉल्टी भी समझ लो, सेंटीमीटर स्केल की बात कर लेते हैं, और होता है ऐसा, जीरो, उसके बाद 0.1 की लाइन आती है, फिर 0.2 आता है, फिर 0.3 आता है, फिर 0.4, ये सेम डिस्टेंस में आना चाहिए, और उन्होंने डाल दिया यहाँ पे, तो फिर ये क्या है, फॉल्टी। इसको तुम चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। और तीसरा जो मैंने बताया, तीसरा है कि हमने गलत तरीके से मेजरमेंट लिया। नॉर्मली देखना चाहिए था, साइड से देखा, तो जो पहला रीडिंग है उसको मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोल ही नहीं सकता। फिर दूसरा रीडिंग लिया, अब दूसरा रीडिंग हो सकता है सेम इंस्ट्रूमेंट से लिया, हो सकता है दूसरा स्केल यूज किया, तो दूसरा रीडिंग मुझे अलग मिल गया, सेम नहीं है। फिर अब क्वेश्चन ये है कि ट्रू वैल्यू कौन सा। फिर तीसरा रीडिंग लिया, तीसरा तो और ही कुछ मिल गया, राइट। फिर अभी और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया कि पहला कि दूसरा कि तीसरा। तो हम क्या बोलते हैं, एवरेज ले लो। एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबल मतलब क्या आएगा, रियल वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, रियल। अब एरर कैसे डिफाइन किया था आपने, रियल माइनस मेजर्ड, पर 3 मेजरमेंट लेके रखे हैं। फिर अब यहाँ पे वापस झगड़ा चालू, दोस्त बोलेगा नहीं एरर के लिए मेरा रीडिंग यूज कर, ए मीन माइनस A2, तीसरा बोलेगा ए मीन माइनस A3, राइट। तो झगड़ा नहीं, तीनों के हम एरर फाइंड कर लेंगे, ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2, ए मीन माइनस A3। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई एरर पॉजिटिव आ रहा है, कोई नेगेटिव आ रहा है, तो हमने बोला सबके सब पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट। तो एरर अब से आगे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, राइट। यहाँ तक क्लियर, गुड। इसके आगे का टू बी कंटिन्यूड।